बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। अच्छा, उनके एमसीक्यूज में ना कुछ करेक्शंस करवानी है। वो आई कैप के गलत एमसीक्यूज हैं, वो मैं करेक्ट करवा दूंगा, लेकिन तब करेक्शन करूँगा जब हम चैप्टर 3 के एमसीक्यूज करेंगे। डन। अभी उनका पंगा हम नहीं ले रहे, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया था बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स में। नेक्स्ट हमने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी थी। देन जी, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, कंटेम्प्रेरी था हमारा, उसके अंदर ये फॉल करता था, जिसके अंदर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन थी और हमारे पास कमेटी स्ट्रक्चर था। ठीक है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है जी? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अब एक बंदा होगा, वो सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ अथॉरिटी पर नहीं होगा, वो ड्यू लाइन ऑफ अथॉरिटी के ऊपर कम्युनिकेट कर रहा होगा। यानी कि मिस्टर ए है और मिस्टर बी को भी रिपोर्ट करेगा, मिस्टर सी को भी रिपोर्ट करेगा। अगर एक सिंगल बंदा दो जगह पर रिपोर्टिंग कर रहा है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। डन जी। अच्छा, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है क्या? अच्छा जी, एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इंप्लॉयज मल्टीपल कमांड सिस्टम। अब यहाँ पे भाई सिंगल कमांड सिस्टम नहीं है, मल्टीपल कमांड सिस्टम है। दैट इंक्लूड नॉट ओनली मल्टीपल कमांड स्ट्रक्चर, कहता है इसमें से मल्टीपल कमांड स्ट्रक्चर ही नहीं है, बट ऑल्सो रिलेटेड सपोर्ट मैकेनिज्म एंड एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड बिहेवियर पैटर्न। ये डेफिनेशन जो है जी डेविस एंड लॉरेंस की है जी। तो हम इस डेफिनेशन को क्या करेंगे जी बच्चों, एज इट इज ही क्या करेंगे जी, पढ़ लेंगे। तो उसने ये कहा कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल कमांड सिस्टम के साथ साथ मल्टीपल सपोर्ट मैकेनिज्म होगा और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और बिहेवियर होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल इंशाल्लाह ताला भी हम डायग्राम देखेंगे, इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल भी वहां पे जाके आपको दूंगा। मिसाल के तौर पर पहले आपको डायग्राम बताता हूं, फिर इसके फीचर्स पढ़ते हैं, फिर आपको बात जरा समझ आएगी। ये देखें बच्चों, हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में टॉप पोजीशन पर सीईओ और प्रेसिडेंट है। बच्चों कौन है जी? सीईओ और प्रेसिडेंट है। मेरी बात समझ आ रही है जी? अच्छा, फिर हमारे पास तीन डिपार्टमेंट्स आ गए बच्चों। कितने डिपार्टमेंट्स आ गए? तीन। पहला वाला हेड ऑफ प्रोडक्शन, फिर हेड ऑफ सेल एंड मार्केटिंग, फिर हेड ऑफ फाइनेंस एंड एडमिन। ये मेरे पास डिपार्टमेंट आ गए। डन, मेरी बात समझ आ रही है? ओके। अब ये जो हमारे पास है प्रोडक्शन सुपरवाइजर, बच्चों कौन है जी? प्रोडक्शन सुपरवाइजर। ये जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर है ए है, ये जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर ए है, ये अपने प्रोजेक्ट मैनेजर, जो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर ए, इसको भी आंसरेबल है, इसको भी रिपोर्ट कर रहा है, और अपना जो हेड ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी रिपोर्ट कर रहा है। क्या मेरी बात समझे? ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। इस तरह सेल वाला अपने प्रोजेक्ट मैनेजर ए को भी अकाउंटेबल है, उसको भी रिपोर्ट करेगा, और अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी रिपोर्ट करेगा। क्या मेरी ये सारी चेन समझ लगी? ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता, कोई मसला? अब इसकी फीचर्स पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। नंबर 1 कहता है अनलाइक अदर स्ट्रक्चर, दूसरे स्ट्रक्चर्स की तरह मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डजंट फॉलो ट्रेडिशनल हायरार्किकल मॉडल। कहता है ये हायरार्किकल मॉडल से नहीं चलता। ऐसा नहीं होगा कि जो एम्प्लॉय होगा वो सुपरवाइजर को कुछ कहेगा, सुपरवाइजर मैनेजर को, मैनेजर आगे डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर आगे शेयर होल्डर को। कहता है ऐसा सीन यहाँ पे नहीं चलता। इंस्टेड बल्कि ऑल एम्प्लॉय हैव ड्यूल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। भाई ड्यूल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या? एक अपने प्रोजेक्ट का और एक अपने हेड का। डन जी। अच्छा जी, नंबर 2, अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच। अगर यहां से वो एमसीक्यूज पूछे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आएगा, अगर वो एमसीक्यूज पूछे तो आप कहेंगे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आएगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर आएगा जी? मैट्रिक्स आएगा। कहता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच भी कहा जाता है। कंबाइन फंक्शनल एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। ये फंक्शंस को और प्रोडक्ट को, बच्चों फंक्शन कौन से? जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो फंक्शन होता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड होगा। मिसाल के तौर पर
हमने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो उसका हमारा एक प्रोडक्ट मैनेजर अलग से होगा, एक वेंचर अलग से लॉन्च करना है उसका प्रोजेक्ट मैनेजर अलग से होगा। कहता है ये फंक्शनल को और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को क्या करता है, ब्रिंग टुगेदर स्टाफ फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन, हर एक डिफरेंट फंक्शन स्टाफ लेकर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट। ये सारी बात कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। हम जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं सीए को पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं जी, सीए वालों को पढ़ा रहा हूं, ये हमारा रेगुलर काम है। क्या जी, रेगुलर काम है। एक एसीसीए का प्रोजेक्ट आया और कहा कि सर एक हफ्ते के लिए आपने एसीसीए के मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या करनी जी, रिवीजन करवानी। क्या करवानी जी? अब ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ गया, अब मैं क्या करूंगा, लीडर तो मैं ही हूं क्योंकि पढ़ाना तो मैंने, लेकिन मुझे सारा स्टाफ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 2-3 लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट से क्या करूंगा, उनको अपने साथ बुला के हम अपनी एक टीम बना लेंगे और क्या करूंगा, अब रिवीजन के लिए रिवीजन प्लान करूंगा, कोर्स स्ट्रक्चर बनाऊंगा, कंटेंट तैयार करूंगा, लेक्चर तैयार करूंगा। ये है सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मेरी बात समझ आ रही है? अब जो मैंने अपने साथ किसी टीए को हायर कर लिया या किसी जूनियर टीचर को हायर कर लिया, अब वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूल हो गई। वो पुराना जो अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसको भी जवाबदेह होगा, और जो मैंने उसको प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया है वो मेरे वाले प्रोजेक्ट को भी क्या होगा, जवाबदेह होगा। आगे चलते रहिए। एम्प्लॉइज हैव 2 सुपरवाइजर्स। हमने तो सुना था, आप लोग कबूल हो चुके हैं जी। अच्छा जी, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा अभी, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, थर्ड वाले पॉइंट पे आ जाए। थर्ड वाले पॉइंट पे आ जाए। एम्प्लॉइज हैव 2 सुपरवाइजर। बच्चों एम्प्लॉइज के कितने सुपरवाइजर्स होंगे जी? 2। बच्चों एक फंक्शनल मैनेजर होगा जी और एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। आगे चलते हैं जी। मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर बोथ फर्स्ट यूज इन डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ये एग्जामिनर यहां से बुक लाइन यूज कर सकता है कि जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, जो कि हमारा मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये सबसे पहले कहां पर यूज किया गया, तो आप कह सकते हैं डिफेंस में और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में ये मैट्रिक्स सिस्टम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया गया। क्यों? टू मैनेज लार्ज कस्टमर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सच एज प्रोड्यूसिंग एयरक्राफ्ट फॉर गवर्नमेंट क्लाइंट। जो कि बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को यूज़ किया ताकि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं जिनको एरोप्लेन चाहिए, जहाज़ चाहिए, हम उनको जहाज़ बना कर प्रोवाइड कर सके। यानी कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग या आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा हो। अगर तो बिजनेस कंट्रोलेबल है तो ठीक है, फिर तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, फिर आप जो ट्रेडिशनल फंक्शनल डिपार्टमेंट है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेस कम्प्लेक्स है, लार्ज है, तो फिर हमें अथॉरिटीज़ को डिवाइड करना पड़ता है, कुछ को प्रोजेक्ट्स पे लगा देंगे, कुछ को मेन काम पे लगा देंगे। ट्रेडिशनल फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये पुराने फंक्शन की बात करें। पॉइंट नंबर 5, ट्रेडिशनल फंक्शनल स्ट्रक्चर लैग्ड ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते जो ट्रेडिशनल फंक्शन होता है वो प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर वर इंट्रोड्यूस टू इंश्योर प्रोजेक्ट वर कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड विद इन द बजट। सम टाइम हम अपना रेगुलर काम करते हैं, रेगुलर काम के अलावा अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट आ जाए तो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट के लिए हम एक्स्ट्रा टीम बनाएंगे। वो जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर होगी। प्रोजेक्ट मैनेजर वर अपॉइंटेड विद ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। मिसाल के तौर पर हमें कोई मूवी बनानी है, अब मूवी क्या है जी बच्चों, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसकी प्रॉपर एक टीम होगी। हमें एक ड्रामा बनाना है जी, उसकी क्या होगी, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होगी। वो ड्रामा ख़त्म, प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसका सारा कंटेंट लिखना ये किसकी जिम्मेदारी होगी, प्रोजेक्ट मैनेजर की, उसकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। प्रोजेक्ट मैनेजर हैड टू ऑर्गेनाइज द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल अक्रॉस ऑल डिफरेंट फंक्शन।
ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होगी कि सारे के सारे लोग जो है वो काम सही करें। एट द सेम टाइम फंक्शनल मैनेजर, देखें याद रखिएगा ये किस स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में याद रखिएगा दो डिपार्टमेंट इकट्ठे चल रहे होते हैं, एक फंक्शनल और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला। डन। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला होगा उसका कौन मैनेजर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर, और फंक्शन डिपार्टमेंट में कौन मैनेजर होगा, फंक्शनल मैनेजर होगा। तो दोनों मिलकर काम करेंगे। डन जी। अच्छा जी, यहां पर आ जाए। कहता है इन दिस वे ड्यूल कमांड स्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड। ड्यूल कमांड स्ट्रक्चर, तो ड्यूल कमांड स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर में होगा जी, मैट्रिक्स में होगा। सो इन अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन द ट्रेडिशनल वर्टिकल कमांड स्ट्रक्चर इज ओवरलैड विद हॉरिजॉन्टल अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस। कहता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में हम ट्रेडिशनली वर्टिकल कमांड स्ट्रक्चर को भी फॉलो करेंगे और हॉरिजॉन्टल कमांड स्ट्रक्चर को भी फॉलो करेंगे। यानी कि जैसे सुपरवाइजर ए है, अब सुपरवाइजर ए जो है हेड ऑफ प्रोडक्शन को, ये सुपरवाइजर किस डिपार्टमेंट का है, प्रोडक्शन को, ये अपने प्रोडक्शन के हेड को क्या करेगा, उसको भी अकाउंटेबल होगा। और अगर ये किसी प्रोजेक्ट में अगर इन्वॉल्व है तो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी अकाउंटेबल होगा, रिपोर्टेबल होगा। The difference between matrix organizational structure and project organization is that with the project organization, project management come to an end once the project is completed। भाई ड्रामा मूवी बन गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक कार बन गई, मोबाइल फोन, जो भी प्रोजेक्ट है मोबाइल फोन बन गया, हमने कपड़े के 1000 ऑर्डर पूरे करने से कर लिया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया। इन कंट्रास्ट इन अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड कमांड इज परमानेंट। कहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट खत्म, प्रोजेक्ट मैनेजर खत्म, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट खत्म, जबकि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर एवर रहती है। ओवरऑल मैट्रिक्स स्ट्रक्चर शुड इंकरेज कम्युनिकेशन, प्लेस एम्फेसिस ऑन गेटिंग द जॉब डन रादर देन ईच मैनेजर डिफेंडिंग हिज और हर ओन पोजिशन। कहता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की सबसे अच्छी बात यह है, ये कहते हैं काम हुआ है या नहीं हुआ, ये लारे नहीं लगाते, ये चीज़ों को प्रोलॉन्ग नहीं करते। काम हो गया है तो बता देते हैं, कितना हो गया तो बता देते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड चल रहे होंगे। अच्छा जी, एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, अ लार्ज कंपनी इन विच देयर आर। कहता अगर लार्ज कंपनी है जिसमें डिविजनल मैनेजर है जी, डिविजनल मैनेजर डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोग्राफिकल मार्केट। कहता है लार्ज कंपनी में जो हमारे पास डिविजनल मैनेजर होगा वह हर एक डिवीजन की मार्केट का रिस्पॉन्सिबल होगा, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, या प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मार्केट का, या इसके अलावा किसी और चीज़ का। तो जो डिविजनल मैनेजर होगा वो अपने इलाके के एतबार से जो बिजनेस होगा, मिसाल के तौर पर अगर हमारा शू का बिजनेस है तो जो डिविजनल मैनेजर होगा वो देखेगा कि मेरे डिवीजन में कितने शूज सेल हो गए, लोग अगर नहीं खरीद रहे क्या मुझे डिस्काउंट ऑफर कर देना चाहिए, क्या कोई इवेंट आ रहा है प्राइसेस कम करूं ज़्यादा करूं, ये सारे फैसले कौन करेगा, डिविजनल मैनेजर करेगा। फिर फंक्शनल मैनेजर आ गया, फंक्शनल मैनेजर एट हेड ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर फंक्शन। आपको पता है फंक्शनल मैनेजर तो हेड ऑफिस का होता है। ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, प्रोडक्शन का फंक्शन होगा, एचआर का फंक्शन होगा, और हर एक फंक्शन का अपना डिपार्टमेंट होगा। ये जो फंक्शनल मैनेजर होते हैं बच्चों ये कहाँ पर होंगे, हेड ऑफिस में होंगे, डिवीजन में नहीं होंगे। जो फंक्शनल मैनेजर होगा एट हेड ऑफिस रेस्पॉन्सिबल फॉर मेजर फंक्शन अक्रॉस दी एंटायर एंटिटी सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सो ऑन। जो फंक्शनल मैनेजर होगा बच्चों वो ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा होगा, और हर एक फंक्शनल मैनेजर, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना फंक्शनल मैनेजर होगा, और हर एक फंक्शनल मैनेजर बच्चों क्या करेगा, अब मान लो एक फंक्शनल प्रोडक्ट का फंक्शनल मैनेजर है, उस प्रोडक्ट के फंक्शनल मैनेजर के अंदर 4 डिविजन्स आती हैं,
तो वो क्या करेगा, चारों डिवीजन को, जो फंक्शनल मैनेजर होगा वो चारों डिवीजन को देख रहा होगा, भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के डिवीजन में क्या चल रहा है। फिर हर एक डिवीजन का अपना डिविजनल मैनेजर होगा, वो जो डिविजनल मैनेजर होगा वो अपने डिवीजन की सेल को देखेगा, दाएं बाएं क्या आ रहा है उसको कोई परवाह नहीं है कि बस मेरा डिवीजन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जबकि जो डिवीजन के ऊपर फंक्शनल मैनेजर होगा वो देखे यार डिवीजन ए का काम तो सही चल रहा है, बी का काम सही नहीं चल रहा, यहां पे लोग चीजें सही नहीं खरीद रहे। डन जी। अच्छा जी, यहां तो कोई सवाल ज़हन में आता तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का ओवरऑल क्रक्स क्या है, ये ड्यूल कमांड स्ट्रक्चर है जिसमें फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। डन जी, बस ये इसका क्रक्स है। देन द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। बच्चों वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं जी, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं जी, सही बोलोगे, हिम्मत करो, सही बोलोगे, सही बोलोगे इंशाल्लाह। हाँ बस सिंपल इज दैट, और ऑनलाइन बिजनेस भाई। वर्चुअल बिजनेस जी जिसकी कोई फिजिकल प्लेस नहीं होती, हैविंग नो फिजिकल प्लेस, हैविंग नो फिजिकल बिल्डिंग, देन जी हैविंग नो फिजिकल बिजनेस। मिसाल के तौर पर वर्चुअल बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन कोई एग्जांपल देना चाहिए मुझे जी, जैसे अमेजोन हो गया, ठीक है, ओके, अमेजोन हो गया, शॉपिफाई हो गया, इसके अलावा जी दराज हो गया, ठीक है, ये अच्छा, ये और ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस होगी। डन जी, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होगी। इसके अलावा बिल्कुल पार्क व्हील हो गया, ठीक है, पार्क व्हील वो क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्लेटफॉर्म है। अच्छा इसके अलावा जी जी बिल्कुल ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, भाई सीए करना चाहते हैं ऑनलाइन, आप वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता कर लें। जैसे क्रेसेंट का एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ऑनलाइन पोर्टल लेना चाहता है, ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, भाई वो ऑनलाइन भी हमारी प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का कोई फिजिकल बिजनेस नहीं होता, लेकिन ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं तो छोटा मोटा सेटअप तो बनाया होगा ना। ये करते क्या है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इतनी कमाल की चीज़ है, ये लेबर कहीं और से लेंगे। मिसाल के तौर पर लेबर मान लो इन्होंने पाकिस्तान से ले ली, मटेरियल चाइना से ले लिया, टेक्नोलॉजी अमेरिका से ले ली, ठीक है, पैकेजिंग जर्मनी से करवा ली, मुख्तलिफ कंट्री से क्या करेंगे, चीज़ें इकट्ठी करेंगे और आपको बेच देंगे, खुद एक भी नहीं करेंगे। डन हो गया। इसी तरह मिसाल के तौर पर हमने घर बनाना है, क्या बनाना है जी, घर बनाना है, और हमने एक हाउस कंस्ट्रक्शन कंपनी से रब्ता किया। वो जो हाउस कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, वो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ना उसके पास ईंटें हैं, ना बजरी है, ना सरिया है, ना लेबर, उसके पास कुछ भी नहीं है। क्या जी उसके पास है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास कंटेंट है, सरिया, ईंटें, बजरी, रेत वगैरह, कारपेंटर वगैरह, पूरे कंस्ट्रक्शन कंपनी का कॉन्टैक्ट उसके पास है। वो कहता है घर बनाना है, तो वो उसको एक कोटेशन देता है कि भाई हम ये चार्ज करें, वो कहता है ठीक है हमें घर बना दे। इसके बाद कुछ भी नहीं है, वो वहाँ से लेबर को बुलाएगा, वहाँ से कंस्ट्रक्टर को बुलाएगा, वहाँ से सारों को बुलाएगा, मैनेज करेगा, और क्या करेगा, घर उनसे बनवाएगा और खुद सिर्फ मैनेज करेगा। ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। मेरी बात समझ लगी? अच्छा जी, तो इसके लिए क्या चाहिए होगा हमें जी, क्या चाहिए होगा हमें भाई, मेन चीज़ क्या चाहिए, ये बिजनेस करूंगा तब जब ये चीज़ें लाजमी हैं। भाई मुझे आईटी लाजमी चाहिए बच्चों, मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे आईटी डिवाइस चाहिए, आईटी इक्विपमेंट चाहिए, मुझे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। बच्चों ये होगा तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होगी ना। क्या ख्याल है? लोगों ने वेबसाइट पर जाकर, फेसबुक पर जाकर आपको देखना पड़ेगा, आपकी कोई वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ होगा जी, हाँ जी, इसके लिए आईटी स्किल चाहिए, आईटी सिस्टम चाहिए। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जी इज ऑपरेटेड बाय मीन ऑफ जी, कैसे चला सकेंगे, अगर आपके पास क्या है जी, आईटी सिस्टम है एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, नॉर्मली टेलीफोन एंड ईमेल। लेकिन अब हमें पता है कि जी अब हम थोड़ा ट्रेडिशनल वे से नहीं चलते, अब व्हाट्सएप के जरिए भी हम नॉर्मली कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के जरिए करते हैं, तो व्हाट्सएप भी यहाँ पर हम ऐड ऑन कर सकते हैं। डन जी। स्पेशलाइज, लेकिन जो अभी भी फॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं वो कहते हैं नहीं, व्हाट्सएप जो है वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल है जी,
तो प्रॉपर अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे तो आप मेल भेजें, हम आपको मेल का रिस्पॉन्स कर देंगे। स्पेशलाइज बिजनेस पार्टनर फॉर आउटसोर्सिंग की ऑपरेशन, इसका मतलब क्या जी? जी इसका मतलब क्या जी? कहता जो काम मैं नहीं कर सकता वो बाहर से करवाऊंगा। मिसाल के तौर घर तो मुझे नहीं बनाना आता, तो लेबर कहाँ से करूँगा? आउटसोर्स करूँगा। मटेरियल कहाँ से मंगवाऊंगा? आउटसोर्स करूँगा। कंस्ट्रक्टर कहाँ से मंगवाऊंगा? आउटसोर्स करूँगा। डन जी, समझ मेरी बात समझ लगती है जी? क्लियर है? ठीक है जी। ये पढ़ लेना, आपको बात सारी समझ लग जाएगी। अच्छा जी, लार्ज बिजनेसेस जो होते हैं, लार्ज बिजनेसेस जो होते हैं, जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होते हैं, भाई उनको क्या चाहिए होता है? माल स्टॉक करने की। जैसे अमेजोन है, जैसे दराज है। अब दराज क्या एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है? क्या जी? दराज की एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनके वेयर हाउसेस तो होंगे ना जहां पे इन्होंने माल रखा होगा। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अगर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी है, उनको कोई वेयर हाउस खरीदना पड़ता होगा, कोई कस्टमर सर्विस सेंटर उसको उनको ओपन करना पड़ेगा, जहां पर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सके? डिस्कस कर सके। डन जी। अच्छा जी, लास्ट लाइन पढ़ते हैं। A key to success virtual organization is the effective management of all the different external relationship and coordination of their activities। कहता अच्छी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन तब चलेगी, नंबर 1, जब मैनेजमेंट उनकी इफेक्टिव हो और सबसे ज़्यादा उनका गुड कस्टमर रिलेशनशिप हो। आप ऑनलाइन चीज़ें कब बाय करेंगे? जब फ्रॉड ना हो, चीज़ें खराब होने पर वो हंसते मुस्कुराते हुए आपसे वापस ले लें, वारंटी को टाइमली क्लेम कर लें। अगर वो कस्टमर केयर करेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन रखेंगे, तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है। अदरवाइज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का चलना मुश्किल होता है। कोई सवाल ज़हन में आता तो पूछ लो। चलें नेक्स्ट, कोई सवाल ज़हन में आता जी? पार्ट 4 की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहां से ढेर सारे वाले एमसीक्यूज बनते हैं इस वाले पार्ट से, पार्ट नंबर 4 से। की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के की एलिमेंट कहता है वाइटल कंपोनेंट, और इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? बिल्डिंग ब्लॉक्स। कहता है बिल्डिंग ब्लॉक्स कह लो या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कर लो, दैट कैन बी अरेंज्ड, जिनको अगर हम अरेंज करें टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कहता वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, अगर हम उन ब्लॉक्स को इकट्ठा करें, रखें एक दूसरे के ऊपर, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बेहतरीन सा बना सकते। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है कौन है? वो एलिमेंट्स है कौन है? नंबर 1 कहता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में पहली चीज अब उसके डिपार्टमेंट बनाओगे। जैसे अगर अपने कॉलेज में देखें, आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट नजर आते हैं जी? यस और नो? आपको डिपार्टमेंट नजर आते हैं जी? नंबर 1 डिपार्टमेंटलाइजेशन। नंबर, भाई कौन सी क्लास है? तो हमारी क्लास क्या है? अच्छा, कि नया नया लग रहा है मुझे वैसे। अच्छा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। बच्चों पहला क्या? डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या हमने ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटलाइजेशन को डिटेल में पढ़ा? ये डिपार्टमेंटलाइजेशन को देखें और फिर आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए सारा कुछ। दिस वन किधर गया, किधर गया? आजो आजो आजो, ये वाला ये वाला, ये आ गया ट्रेडिशनल। जब मैंने डिपार्टमेंटलाइजेशन का वर्ड लिखा तो मैंने सिर्फ डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं लिखा, मैंने उसके फंक्शन, प्रोडक्ट, प्रोसेस, कस्टमर, जियोग्राफिकल वाइज सब कुछ मेंशन कर दिया, क्योंकि अब हम ये पढ़ चुके हुए हैं। डन जी, मेरी बात समझ आ रही है? चीज़ों को एक बार पढ़ेंगे चीज़ें नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। दूसरी बार पढ़ने से चीज़ें आती हैं, तीसरी बार पढ़ने से चीज़ें और बेहतर आती हैं। अगर आप ये समझें कि एक बार पढ़ने से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो यकीन माने कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। अपने आप को और अपने दिल को झूठी तसल्ली दी है कि हमने ये पढ़ लिया,
हालांकि अपने दिल से पूछ के देखो आपको नहीं आया होता। मेरी बात समझ आ रही है? तो कम से कम चीज़ों को 2 मरतबा पढ़ना है, ट्वाइस, 1 मरतबा गुजारा नहीं होता। डन जी। दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी, अगर आप तीसरी बार पढ़ लेंगे तो फिर आपको उसके अंदर से राज पता चलना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है जी? सेम विद द केस, अगर मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो, हो सकता है कि पहली मतलब आपको पूरी मूवी समझ में ना आए, बंदा आपको एग्जांपल क्या दे। चलो कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हो आप, वो तो पहली बार समझ नहीं आएगी क्योंकि वो भी आ जाती है। पढ़ाई कर लो। अगर आप पहली बार कोई मूवी देखेंगे तो समझ नहीं आती। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, अब मैं घेरा डालता हूँ ना आप लोगों को। मिसाल के तौर पर बच्चों, अगर आप कोई स्पाई मूवी देख रहे हैं, कोई जासूस वाली मूवी देख रहे हैं, तो उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं लगती कि कौन सा लिंक, एंड पे जाके लिंकिंग बन रही होती है। शुरू में तो आपको पता नहीं चलता यार ये हो रहा है ये हो रहा है, जब दूसरी बार देखेंगे अच्छा ये मर्डर उसने इस वजह से किया था, या उसने इस वजह से इसको छोड़ दिया था, या इसने चीज इस मकसद से छुपा दी थी। डन जी। कोई स्पाई वाली अगर मूवी देखे तो पहली मतलब कहां समझ लगती है, वो भी समझ आ जाती है, फिर लेक्चर ही समझ नहीं लगता फिर। तो कम से कम 2 बार पढ़ा करें यार। अच्छा जी, चलें जी। तो बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पहला असूल क्या, हम क्या बनाएंगे, हम डिपार्टमेंट बनाएंगे। सेकंड वाला बच्चों, सेकंड वाला चेन ऑफ कमांड। बच्चों चेन ऑफ कमांड, फिर हम चेन ऑफ कमांड सेट करेंगे, चेन ऑफ कमांड सेट। अब ये चेन ऑफ कमांड किस ब्लॉक का नाम है, यहां से एमसीक्यूज आता है बच्चों। डिपार्टमेंटलाइजेशन के ऊपर एमसीक्यूज आएगा अलग, चेन ऑफ कमांड के ऊपर एमसीक्यूज आएगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एमसीक्यूज आएगा, और बस इन तीनों के ऊपर अलग अलग से एमसीक्यूज बनते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की को कहते हैं, लिख लें। लेवल हायरार्की ऑफ वैसे भी पढ़ ही लेंगे, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ जाएगा। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन मेकिंग, इसके ऊपर भी आ जाएगा जी। वर्क स्पेशलाइजेशन पढ़ लीजिएगा, अब अकेला वो रह गया तो बेचारे का क्या छोड़ना। डन जी, मेरी बात समझ लग गई? अब 1 by 1 पढ़ते हैं जी। क्या मैंने डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ा दिया? सेकंड कौन है, चेन ऑफ कमांड। अब चेन ऑफ कमांड पढ़ाता हूं आपको। चेन ऑफ कमांड का मतलब है लाइन ऑफ अथॉरिटी। चेन ऑफ कमांड का मतलब है लाइन ऑफ अथॉरिटी। अच्छा जी, जो चेन ऑफ कमांड है बच्चों, जो चेन ऑफ कमांड है वो हमेशा उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो टॉप से आएगी और बॉटम तक जाएगी। चेन ऑफ कमांड की डायरेक्शन क्या रहेगी, टॉप टू बॉटम। तो याद रखिएगा, चेन ऑफ कमांड हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। क्या ख्याल है कि नीचे से ऊपर चल जाएगा? मतलब मैनेजर सीईओ को कमांड दे रहा है, सीईओ तुम मुझे थोड़ा सा नच के दिखाओ, कह सकता है कमांड है मेरी। सीईओ एम्प्लॉय को कह सकता है नच के दिखा थोड़ा सा, वो शायद दिखा भी दे। बिल्कुल जाहिर है, तुम बेचारे ने काम करना ना। ठीक है, सीईओ ठीक है जी। अच्छा, क्या मैनेजर अपने सीनियर मैनेजर को कमांड दे सकता है? सीनियर मैनेजर तुम मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ, क्या ख्याल है? भाई सीनियर मैनेजर को कह सकता है ना, क्या ख्याल है? अच्छा जी, बात समझ लगी? अच्छा चले जी। तो चेन ऑफ कमांड क्या है जी? ये एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है दैट कम्स फ्रॉम टॉप पोजीशन टू लो पोजीशन, टॉप टू बॉटम चलती है। डन जी, क्या ये बात समझ लगती है? बस ये चेन ऑफ कमांड होती है। मुश्किल बात? ओके, चेन ऑफ कमांड 2 तरह की होती है, एक शॉर्ट चेन ऑफ कमांड और एक लॉन्ग चेन ऑफ कमांड।
1 2 3 इसको कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं जी? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि हायरार्की कहते हैं। हायरार्की कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल है। बच्चों ये क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं हायरार्की। डन जी? क्लियर? यानी कि सिंपल अगर मैं सादा लफ्जों में बात करूं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की क्या है भाई? मंजिलें, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, इन मंजिलों को क्या कहते हैं जी? हायरार्की या लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बता सकते हैं यहां पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितनी है? 3। यहां पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 है, और यहां पे कितने जी? 5 है। डन जी? जिसकी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कम है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कम है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम है, बच्चे कहते हैं शॉर्ट चेन ऑफ कमांड। शॉर्ट चेन ऑफ कमांड क्यों? ये जो बात करेगा जल्दी से यहां तक पहुंच जाएगी। वो है लॉन्ग चेन ऑफ कमांड। जितनी हायरार्की ज्यादा होगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जितने ज्यादा होंगे बच्चों, उतनी ज्यादा बात देर से पहुंचेगी, बात देर से कन्वे होगी। डन? इसका मतलब कह सकता हूं कि लॉन्ग चेन ऑफ कमांड में डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। भाई लॉन्ग में डिसीजन मेकिंग फास्ट नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग स्लो होगी। तो लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है तो यहां पे स्लो डिसीजन मेकिंग है। और यहां पे फास्ट डिसीजन मेकिंग है। मेरी बात समझ लगी? डन? आगे चलते हैं। जो चेन ऑफ कमांड है कम्स फ्रॉम लो पोजीशन टू हाई पोजीशन। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। क्योंकि जो चेन ऑफ कमांड है बच्चों वो हाई टू लो चलती है, वो टॉप टू बॉटम चलती है। यहां तक कोई मसला है तो मुझसे पूछ ले। चेन ऑफ कमांड में जी वाइस प्रेसिडेंट सीईओ जी वाइस प्रेसिडेंट है जी। चलें जी आगे। स्पैन ऑफ कंट्रोल बच्चों क्या जी? स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है एक डायरेक्टर अपने अंडर कितने मैनेजर्स को कंट्रोल कर रहा है, या एक मैनेजर अपने अंडर कितने इंप्लॉइज को कंट्रोल कर रहा है। दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक मैनेजर जो है वो 5 बंदों को कंट्रोल कर रहा है, एक मैनेजर 8 बंदों को कंट्रोल कर रहा है। देन जो कम बंदों को कंट्रोल कर रहा है उसको शॉर्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जो ज्यादा बंदों को कंट्रोल कर रहा है उसको लार्ज स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई? तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या? अ सिंगल मैनेजर और सुपरवाइजर कंट्रोलिंग हाउ मेनी वर्कर्स। देन अगर थोड़े वर्कर्स को हम कंट्रोल करेंगे तो शॉर्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल। कुछ लिखना नहीं है, लिखा हुआ है, मैंने अभी चलना को दिखा देना। ये देखिए ये देखिए ये देखिए 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 देखिए। और तस्वीर किधर गई? तस्वीर किधर गई इसकी? वो तस्वीर किधर गई? नहीं नहीं इसकी तस्वीर थी यहाँ पे। वेयर इज द तस्वीर? तस्वीर गो वेंट गोन? नहीं तस्वीर इसकी होनी चाहिए। तस्वीर के बगैर समझ नहीं आएगा ये। चलें जी, चले तस्वीर हम बना लेते हैं। बच्चों यहां पर आ जाए। बच्चों स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 तरह का होता है। बच्चों कितने तरह का? 2 तरह का। एक कहते हैं टॉल या नैरो, एक कहते हैं वाइड या फ्लैट स्पैन ऑफ कंट्रोल। डन जी? पहले हम टॉल और नैरो का पढ़ते हैं कि टॉल और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, फिर हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। डन जी? क्लियर? चलें जी यहां पर आ जाए जरा। टॉल या नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल ये नोट कर लीजिएगा, ये डिजाइन नोट कर लीजिएगा, जरूरी है, इसी बात समझ आती है। टॉल या नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। मिसाल के तौर पर
ये मैनेजर है जी, ये मैनेजर है, और इसने चले ऐसे कर लेते हैं, 2 लोगों को कंट्रोल किया हुआ। कितने लोगों को कंट्रोल किया हुआ जी? 2 लोगों को कंट्रोल किया हुआ। स्मॉल सा बना लेते हैं। डन। अच्छा जी, उसके बाद इस वाले भाई साहब ने दो एचआर को कंट्रोल किया हुआ है, 2 प्रोडक्शन वालों को कंट्रोल किया हुआ है। इस वाले ने भी डन। और आगे इन्होंने 1, 2 और 3 को कंट्रोल किया, और यहां से इसने 1, 2 और 3 को कंट्रोल किया। एक ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एक ये अभी नहीं, अभी तस्वीर ना लीजिएगा, अभी मैं दूसरे वाले भी बना ले, फिर ले लीजिएगा। एक ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है बच्चों, एक ये वाली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ये टॉल नैरो हो गया, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा दूसरे वाला, वाइड या फ्लैट। वाइड या फ्लैट स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये कैसे बनेगा? ये मान लें सीईओ है, सीईओ है, सीईओ ने ये नीले वाले मैनेजर रखे हुए हैं, लाल वाला सीईओ हर वक्त गुस्से में है, उसने तो नीले मैनेजर रखे हुए हैं। डन जी। अब ये नीले वाले मैनेजर के अंडर कितने लोग आ रहे हैं? पहले वाले के अंदर 4, दूसरे के अंदर 4, और फिर नीचे कितने आ रहे हैं? और दोनों, टोटल 10 हो गए। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। अच्छा, अब यहां पे क्या हुआ, ये जो नीले वाला मैनेजर है, ये 1, 2, 3, 4 और 5 को संभाल रहा है, और ये वाला मैनेजर भी 1, 2, 3, 4 और 5 को समझा रहा है। बच्चों ये टॉल और ये हमारे पास वाइड या फ्लैट स्पैन ऑफ कंट्रोल है। दोनों में फर्क पता चल गया? डन। ये जो टॉल या नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, अच्छा जी, चेन ऑफ कमांड जो है किसमें लॉन्ग है किसमें शॉर्ट है जी? किसमें किसमें लॉन्ग किसमें? हाँ, तो यहां पे कह सकता हूं जो टॉल होगा, जो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, यहां पे हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ कमांड होगी। कह सकता हूं जी, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड होगी। यस और नो? और साथ वाले हमसाई में जो कि वाइड या फ्लैट हमारे पास स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, वहां पे शॉर्ट चेन ऑफ कमांड होगी। जी, यहां पे जो हेरार्किकल स्ट्रक्चर होगा, अब नाम से नजर आया, टॉल हेरार्किकल स्ट्रक्चर, टॉलर हेरार्की होगी, टॉलर हेरार्की लिखना बस।
और जी, और यहां पे जो हायरार्की होगी वो शॉर्ट होगी, शॉर्ट हायरार्किकल स्ट्रक्चर या शॉर्ट हायरार्की होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की, यहां पे जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो कितनी है जी, अगर हायरार्किकल स्ट्रक्चर की बात करें या लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितनी है जी, मैनेजमेंट के कितने लेवल है जी, 1 2 3 4, यहां पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितनी है 4, और यहां पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितनी है 1 2 3, यहां पे मैनेजमेंट के 3 लेवल है, वहां पे मैनेजमेंट के 4 लेवल है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो जिसको कंट्रोल कर रहा होगा ना उसकी अलग मैनेजमेंट होगी ना। ये आ गया ना, एक, ये देखिए 1 2 3 4, ऐसे वाला चलना, ऐसे मैनेजमेंट करना, ठीक है जी, ऐसे गिनना। यहां पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितनी हो गई 3 हो गई। यहां तक देख लें, कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें। जी नोटेड जी, तो टॉल हमेशा नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा और वाइड हमेशा फ्लैट होगा। डन जी, भाई फ्लैट को वाइड को नैरो ना कह देना, वाइड को नैरो ना कह देना, ये बात याद रखें, वाइड फ्लैट होगा जी और टॉल नैरो होगा। सही है जी, बात समझ लगती है ना। जैसे कि अगर आप एक धागे को पकड़े, उसको जैसे वाइड करेंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा, उसको नैरो करेंगे तो वो टॉल हो जाएगा। चलें आगे, चलो जी, जल्दी से ज़्यारत कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। टॉल नैरो, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ईच मेंबर हैज अ स्मॉलर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू हिम हर। यहां पे देखें, ये 3 बंदे 2 को कर रहे हैं, ये 2 सिर्फ 1 को कर रहा है, ये 1 को कर रहा है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिपोर्टिंग है वो स्मॉलर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट है, रिपोर्टिंग जो रिपोर्टिंग करने के लिए स्मॉलर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट रिपोर्टिंग। डन जी, ये पहली बात। दूसरा, एज अ रिजल्ट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो जो टॉल होगा उसमें मैनेजमेंट की लेयर ज्यादा होगी। ये दूसरा एमसीक्यूज आ गया यहां से। डन, फ्रॉम टॉप डाउन टू द सुपरवाइजर लेवल द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज नैरो, ये तीसरा एमसीक्यूज आ गया। टॉल और नैरो में स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, नैरो होगा। एंड द शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज टॉल, ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल कैसी होगी, टॉल होगी, बिकॉज ऑफ मैनी लेयर ऑफ मैनेजमेंट। ये बात हम कर चुके। 4 एमसीक्यूज ये हो गए और 2 मैंने यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिए कि यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ कमांड होगी, टॉलर हायरार्की होगी और लेवल ऑफ मैनेजमेंट अगर क्वांटिटी में देखना चाहें तो 4 होगी। ये सारे एमसीक्यूज आपने ढूंढने हैं। इसी तरह वाइड एंड फ्लैट में भी 4 एमसीक्यूज ऐसे करके बनाएंगे आप। डन, संभाल लेंगे। यहां से पक्का एमसीक्यूज आता है, 1000% है पक्का, यहां से एमसीक्यूज आता है टॉलर नैरो वाइड फ्लैट से, इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से जाना है, रीड करके जाना है। तो वाइड में क्या होगा, उसके रिवर्स होगा, लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट होंगे और यहां पर मैनी लेयर्स होंगी, यहां पे क्या होंगी, फ्यू लेयर्स होंगी। ये पहला एमसीक्यूज आ गया, यहां पे दूसरा एमसीक्यूज आ गया। और मैनेजमेंट टॉप डाउन टू सुपरवाइजर, ये तो सेम ही है। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा इसका, वाइड, उसका क्या था, नैरो। द शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, फ्लैट। डन जी, ये चौथा एमसीक्यूज रह गया जी। वाइड बच्चों, ये वाइड और फ्लैट में, बच्चों वाइड और फ्लैट में ये वाइड कौन है जी, बच्चों ये वाइड कौन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है। और बच्चों ये आगे फ्लैट, ये फ्लैट कौन है जी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फ्लैट है जी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फ्लैट है जी। डन जी, इस तरह टॉल क्या है जी, बच्चों टॉल क्या है जी,
ना ना, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उसको रट्टा ना मारो कि वाइड पहले है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। जी बात समझ आ रही है? अच्छा भाई, टॉल कौन है जी? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। और नैरो कौन है जी? स्पैन ऑफ कंट्रोल। डन, संभालेंगे ये एमसीक्यू को देख लेना आप लोगों ने अच्छे से। चलें जी आगे। अच्छा जी, जवान फैकल्टी रूम का पता है? फैकल्टी रूम का पता है? ओ जवान जवान जवान, फैकल्टी रूम का पता है? नहीं पता? अब मेरे साथ जाके वो चार्जर ले आओ जरा। बस तू चौथे महले बैठा हुआ है, अब मुझे भेज दो, दीवार तोड़ के जाएगा तू। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ जी, बस ये खत्म कर लें, चैप्टर खत्म हो रहा है फिर। सेंट्रलाइजेशन जी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट, ओ आसान टॉपिक, नन्ना मुन्ना टॉपिक, बच्चों वाला टॉपिक, किड्स टॉपिक, किड्स टॉपिक आ गया जी। हाँ हाँ, ये नाप ये इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये तो वैसे ही पढ़ा है। देखो अभी खत्म हो जाना है 1 मिनट में। सेंट्रलाइजेशन का मतलब, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब आपको घर से समझाता हूं। जब हम छोटे बच्चे हैं, अभी भी खैर छोटे ही, अम्मा अब्बा के नजदीक, अम्मा अब्बा के नजदीक छोटे ही हैं, ठीक है, लेकिन जब हम छोटे बच्चे थे तो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम चलता था, ठीक है जी। अब्बा का या अम्मा का कंट्रोल चलता था, तो हम अब्बा और अम्मा की सारी बातें मानते थे, जैसे अब्बा ने कह दिया वैसे हम चलते थे। यस और नो? जो भी कुछ करना होता उनसे पूछ पूछ के, उनको बता बता कर करते थे। डन जी, ये है सेंट्रलाइजेशन सिस्टम। क्या जी? सेंट्रलाइजेशन। जब औलाद बड़ी हो जाती है और अपने घरों में चले जाती है, शादी हो जाती है, बेटी अपने घरों में चल जाएगी, बेटे जो हैं वहां पे रहते हो, ठीक है, या सेपरेट हो गए तो ठीक है। अब जब अलग अलग बच्चे अपने अपने घरों में रह रहे हैं, अब सेंट्रलाइजेशन सिस्टम चलता है या डिसेंट्रलाइजेशन चलता है? हाँ, अब डिसेंट्रलाइजेशन चलता है। हर एक अपने अपने डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है, हर एक अपने अपने डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है। बस यही सेंट्रलाइजेशन और यही डिसेंट्रलाइजेशन होती है। हाँ, आसान था ना? हाँ, तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? हेड ऑफिस सारों को कमांड दे देगा, हेड ऑफिस सारों, हेड ऑफिस के का सेल लगा दो, सेल लगा देंगे जी। हेड ऑफिस के का प्राइसेस बढ़ा दो, प्राइसेस बढ़ा देंगे जी। हेड ऑफिस के का ये सप्लायर बदल दो, आज के बाद हम यहां से रॉ मटेरियल लेंगे तो वहां से रॉ मटेरियल ले लेंगे। तो सेंट्रलाइजेशन में सारी बातें किसकी मानेंगे जी? हेड ऑफिस। और वो बातें कौन मानेगा? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट सारी बातें किसकी मानेगा? हेड ऑफिस की। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? वो जो डिसेंट्रलाइजेशन में होता है, सम टाइम, मिसाल के तौर पर हमारी फ्रेंचाइजीज हैं या हमारे आउटलेट्स हैं आउट ऑफ द कंट्री, मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे मुल्क में KFC है, इस तरह पिज़्ज़ा हट वगैरह है, ठीक है, और इसी तरह मैकडोनल्ड वगैरह है। अब ये सारे बाहर के आउटलेट है। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है। उन्होंने कहा ठीक है यार, जो हमारे आउटलेट जितने ममालिक में हैं वो कंट्री के लिहाज से अपने ऑपरेशन परफॉर्म करें, उनके लेबर हायर कर लें, उनके वहीं से मैनेजर हायर कर लें, वहां से अकाउंटेंट हायर कर लें, ठीक है, और रॉ मटेरियल भी वहीं से ले लें। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है कि आप अपने अपने कंट्री में जहां जहां काम करें उसके अकॉर्डिंग अगर आप फैसले करना चाहें कर लें। मिसाल के तौर पर यही मैकडोनल्ड अगर यूएसए में है तो पॉर्क मीट भी यूज करता होगा, ठीक है जी, सुअर का गोश्त भी यूज करता होगा ना? क्या ख्याल है? सद वाइन शाइन भी चलती होगी, क्या ख्याल है? चलती होगी ना? क्या ख्याल है? ठीक है जी। अब पाकिस्तान में तो वो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम तो नहीं चलेगा ना, पाकिस्तान में दोनों प्रोडक्ट नहीं चलनी है, ठीक है, शराब वैसे ही हराम है, सुअर का गोश्त वैसे ही हराम है। बात समझ आ रही है ना? तो यहां पे क्या करेंगे? उनका ठीक है यार, मार्केट के लिहाज से जो हलाल मीट यूज करते हैं मुसलमान, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर लें। बात समझ आ रही है? तो हम चिकन यूज करते हैं जी। क्या जी? लोहरी बकरा अलाउड नहीं है ना, मटन, मटन, ठीक है जी। लोहरी अगर आप देखें कि मटन की बोटियां बड़ी बड़ी हैं तो समझ जाए कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है जी। अच्छा जी, हेल्दी बकरा जी। हाँ जी, हाँ जी, बस खत्म हो गया जी। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे आ जाए बच्चों। एक एमसीक्यू आया था जिसको हमने पेंडिंग में छोड़ा था, उसका नाम था टैक्टिकल वाला आया था, एक स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल वाला आया था ना। हाँ, बस वो वाला सीन आने लगा, बस फिर हम आगे आपको समझ लग जाएगी, बस खत्म होने लगा। ये कहता है डिसेंट्रलाइजेशन में, कहता है इफ डिसीजन मेकिंग पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट लेवल
द स्ट्रक्चर इज डिसेंट्रलाइज्ड। अगर हम अपनी डिसीजन मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि हर एक इलाके वाला, हर एक टाउन वाला, हर एक मुल्क वाला, हर एक शहर वाला खुद ही फैसले कर सकता है, तो इस स्ट्रक्चर को कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, कहता है इन मैनी सिचुएशन जूनियर लोकल मैनेजर हैव फॉर बेटर नॉलेज। वो कहता है डिसेंट्रलाइजेशन कब करेंगे? जब हमें लगे यार हम पाकिस्तान में जा रहे हैं तो हमसे बेहतर पाकिस्तानी अवाम को वो बंदा जानेगा जो उधर का लोकल होगा। क्या कह रहे? कहता है समटाइम ऐसा होता है कि लोकल मैनेजर के पास ज्यादा बेहतर नॉलेज होता है एज कंपेयर टू सीनियर मैनेजर जो कि यूएसए से आया हो, जो कि यूके से आया हो, जो कि फ्रांस से आया हो। बात समझ आ रही है ना? अच्छा जी, फिर tactical and operational decision or offer better when taken by local management particularly in large organization। tactical decisions कौन से होते हैं? tactical decisions लिख लें और operational decision लिख लें और strategic decision लिख लें। ये तीन decision making है, चैप्टर नंबर 5 में जाके पढ़ेंगे डिटेल में। खैर वहां भी बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्या आप लोगों ने एमसीक्यूज किए होंगे और आपको ये हल्की हल्की फील आई होगी, यार ये जो एमसीक्यूज पढ़े ये तो हमने पढ़े ही नहीं है। ये एमसीक्यूज तो हैं पर इनकी कहानी तो हमने पढ़ी नहीं है, किताब में है ही नहीं है। वो मैं इंशाल्लाह चैप्टर 3 के एमसीक्यूज में आपको सारा डिस्कस करूंगा। वो सारे एमसीक्यूज पुरानी बुक से आए हुए हैं, वो सारे एमसीक्यूज पुरानी बुक से आए हैं, यानी कि ओल्ड सिलेबस से यहाँ पर आए हुए हैं। आई कैप ने जब I2B का कोर्स श्रिंक किया, किसको श्रिंक किया? कोर्स को श्रिंक किया, कंटेंट को श्रिंक किया, पर एमसीक्यूज को डिलीट नहीं किया। वो जो अब जैसे कि आप लोगों ने एग्जेक्टिव नॉन एग्जेक्टिव वाले जब एमसीक्यूज मुझसे पूछे थे, क्या एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव हमने चैप्टर 1 में पढ़ा? वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं है। लेकिन अगर पुरानी I2B की किताब देखें, एग्जेक्टिव नॉन एग्जेक्टिव का पूरा टॉपिक एक बताया कि ये एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स है, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स है। डन जी, चले फिर मैं आपको एट दिन बताऊंगा करना क्या। अभी मैं क्या बता रहा था जी? तीन तरह के डिसीजन होते हैं। लोअर मैनेजमेंट नंबर 1, सेकंड होता है मिडल मैनेजमेंट। ये आगे वैसे आएगा, लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, पर कंसेप्ट आकर बन जाएगा आगे जाते जाते। सीनियर मैनेजमेंट। डन जी, जो लोअर मैनेजमेंट होती है ये ऑपरेशनल डिसीजन लेती है। कौन से डिसीजन लेती है? ऑपरेशनल। बच्चों ऑपरेशनल डिसीजन का मतलब क्या? ऑपरेशनल डिसीजन का मतलब क्या है? जैसे कि आज घर से कर लेते हैं ना, घर से कर लेते हैं। अम्मा पूछते आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है जी, ये ऑपरेशनल डिसीजन है। ये क्या जी? ये ऑपरेशनल डिसीजन, क्या बनाना है। मेरी बात समझ आ रही है जी? तो ऑपरेशनल डिसीजन का मतलब जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं। क्या होती हैं जी? डे टू डे एक्टिविटीज। डे टू डे एक्टिविटीज, क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, ये रोजमर्रा का सवाल होता है। रोजमर्रा मसला है ना, घर में सबसे बड़ा मसला चलता क्या है? खाने पीने का। अम्मा सबसे ज्यादा इसी के ऊपर परेशान होते हैं, क्या बनाना है, क्या पकाना है। मिडल मैनेजमेंट, बच्चों ये कौन सा डिसीजन लेगी? ये टैक्टिकल डिसीजन लेगी। कौन सी लेगी जी? टैक्टिकल डिसीजन लेगी। टैक्टिकल डिसीजन में क्या आता है बच्चों? शॉर्ट टर्म डिसीजन आते हैं। क्या आते हैं जी? शॉर्ट टर्म डिसीजंस आते हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजंस आते हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन मिसाल के तौर पर हमें अपना सप्लायर पसंद नहीं आ रहा, चेंज वेंडर, चेंज सप्लायर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमने अपना वेंडर बदलना है। क्या बदलना है जी? वेंडर बदलना है। हमने प्राइस चेंज करनी है। हमने क्या करना जी? प्राइस चेंज करनी है। इस तरह के कॉस्ट कटिंग करनी है। ये शॉर्ट टर्म डिसीजन होंगे। डन जी, ये कौन करेगी? ये कौन? वेंडर। ये कौन? ये मिडल मैनेजमेंट करेगी, जो कि मैनेजर्स होंगे। मिडल मैनेजमेंट मीन मैनेजर्स होंगे। बात समझ लगती है? ये कौन होंगे जी? मैनेजर्स होंगे। यहां पे कौन होंगे जी? वर्कर्स होंगे तकरीबन। फिर आगे सीनियर मैनेजमेंट, ऑनर्स आगे, ऑनर्स आगे मैदान में। ऑनर्स कौन से फैसले करते हैं जी?
स्ट्रेटेजिक डिसीजन करेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म डिसीजन करेंगे। क्या से क्या करेंगे जी? लॉन्ग टर्म डिसीजन करेंगे। मिसाल के तौर पर चेंज दी प्रोडक्ट को फैसला क्या मालिकों के हाथ में होगा या मैनेजर के हाथों में होगा? मालिकों के हाथों में होगा। प्रोडक्ट भी बदलने लगे हैं। चेंज बिजनेस लोकेशन, मैनेजर बताएगा कि बिजनेस की लोकेशन बदल दें। चेंज बिजनेस लोकेशन, इतनी अथॉरिटी उसको दे ही ना दें, उसको मालिक ना बना दें हम फिर। डन जी, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ये हेडिंग लिख लें, लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। चेंज द प्रोडक्ट, चेंज द बिजनेस, ये कुछ चंद लिखे हैं मैंने। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। 3 तरह के लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट। डन बच्चों, नोटेड? ठीक है जी, चैप्टर हमारा हो गया। चैप्टर ओ बस ये ना पढ़ लें जरा, की एलिमेंट लिखे हुए हैं एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज के लिए आपको पता है हमेशा कीमती होते हैं, जल्दी पढ़ लेते हैं। की एलिमेंट बच्चों, वर्क स्पेशलाइजेशन। बच्चों टॉल ऑर्गेनाइजेशन में हाई डिग्री होगी स्पेशलाइजेशन की, फ्लैट में लो डिग्री होगी। यहां पे हाई डिग्री क्यों? क्योंकि हर एक लेवल पर स्पेशलिस्ट बंदा बैठा होगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन, यहां पे क्या होगा? रिजिड होगा, यहां पे लूज होगा, कंटेम्पररी होगा, क्योंकि एक ही बंदा ढेरों बंदों को संभाल रहा होगा। मैनेजमेंट लेयर, यहां पे मैनी होंगी, यहां पे फ्यू होंगी। स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा, यहां पे वाइड होगा। डिसीजन मेकिंग यहां पे सेंट्रलाइज होगी, यहां पे डिसेंट्रलाइज होगी। चेन ऑफ कमांड यहां पे लॉन्ग होगा, यहां पे शॉर्ट होगा। क्या ये सारा पढ़ा नहीं था हमने? हाँ, तो ऐसे क्यों करके, ऐसे क्यों देखे मैं बहुत तेज पढ़ा दिया हो, ऐसे भी करके मैं टिक 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 कर दिया। सारा पढ़ा के आया हूं यार, सारा लिखवा के आया हूं। चैप्टर नंबर 3 डन। चैप्टर नंबर 3 के आप लोग घर से एमसीक्यूज करके आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।